Good morning, my dear students. Myself Mukund Bharadwaj from Divine Public School. और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां पे हम न सिर्फ हमारे देश इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को समझेंगे, बल्कि साथ ही साथ ये वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग और खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब जो टॉपिक मैं 10th और 9th क्लास में लेने वाला हूं, तो जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड के ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, क्लास 10th में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। एंड 9th क्लास में जो हमारा चैप्टर चलेगा दैट इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे जिन इंस्टीट्यूशंस की बात चल रही है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो हमारे देश की गवर्निंग सिस्टम कहलाते हैं। हमारे देश का जो गवर्नेंस है, जो प्रशासन है, शासन व्यवस्था चलाने का जो काम है वो किस प्रकार होता है या किन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से होता है, आज हम इन तमाम चीजों को इस सिंगल वीडियो के माध्यम से इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज ये चैप्टर या आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आज का ये टॉपिक 9th और 10th क्लास का कॉमन टॉपिक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसी साल हमारा जो सिलेबस है 9th स्टैंडर्ड का वो आरबीएसई से चेंज होके सीबीएसई में आ गया है, या यूं कह सकते हैं एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं। तो इस वजह से 9th क्लास में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से जो चैप्टर है वो एज इट इज या उसका बहुत बड़ा हिस्सा या काफी कुछ सिमिलर पोजीशन उसकी 10th क्लास के वर्तमान में जो चैप्टर चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे बनती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के आने के पहले जो एक मैं हमेशा से एक इंट्रोडक्शन लेता हूं कि गवर्नमेंट एक्चुअली होती क्या है या इनका सिस्टम किस तरीके से काम करता है, हम इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने शब्द को इस्तेमाल किया है, एक टर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पावर शेयरिंग। अब देखिए सरकार चलेगी अर्थात कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो पावर में होगा, कोई ना कोई बॉडी या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास तमाम रिसोर्सेज को या जो अदर वर्किंग बॉडीज हैं उनको कंट्रोल करने का पावर होगा। परंतु जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सरकारें मोटे तौर पर दुनिया भर में जो चला करती हैं उनके स्वरूप 3 होते हैं, या तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, या मोनार्ची होती है, या फिर डिक्टेटरशिप होता है। हाउएवर मैं ये तमाम चीजें पहले जो हमने चैप्टर पढ़े हैं वहां पे मैं आपको समझा चुका हूं, उसके बावजूद थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन लेंगे। डेमोक्रेसी मतलब क्या? एक ऐसी सरकार जहां पे कि आम जनता के बीच में से चुने हुए प्रतिनिधि, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, उनके माध्यम से सरकार चलाई जाती है। मतलब कि कहीं न कहीं जो वोटर होता है, जो सिटीजन होता है, उसके पास सुप्रीम पावर होती है और वही अपने लिए सत्ता या सरकार को चुनता है। वहीं अगर हम मोनार्ची की बात करें तो मोनार्ची में बेसिकली राजशाही तंत्र होता है, जहां पे एक राजा शासन कर रहा होता है और राजा के पश्चात उसका जो भी सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, उसके हाथ में स्वतः ही शासन व्यवस्था चली जाती है। और तीसरा हमने देखा था डिक्टेटरशिप, जहां पे कुछ चंद लोग मिलिट्री पावर के दम पे आम जनता के ऊपर शासन करते हैं, जो कि बड़ी जटिल व्यवस्था है, जहां पे आम जनता के पास किसी तरह का कोई अधिकार या हक नहीं होता। जो भी डिसीजंस लेने हैं कुछ चुनिंदा लोग या बहुत ही कम लोगों का ग्रुप सरकार को चलाता है। और मोस्टली इस तरह की जो सरकारें होती है, यहाँ पे आम आदमी के ऊपर दबाव बनाया जाता है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो, या दूसरे शब्दों में कहूं तो आम पब्लिक के वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता डिक्टेटरशिप में। वहां पे जो डिक्टेटर है वो सिर्फ अपने मन की ही चलाना पसंद करता है या करता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे इंडिया की बात अगर मैं करूं तो इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हमारे यहाँ पे जो पावर्स हैं वो किसी भी एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पे जो भी पावर है उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, अर्थात अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में बांट दिया गया है। तो मेनली वो जो बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो कितनी होती है? वो 3 बॉडीज में इसको बांटा जाता है, जिसे हम 3 इंस्टीट्यूशंस या फिर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब ये 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन सी ऑर्गन्स होते हैं या कौन कौन सी बॉडीज काम कर रही होती हैं? तो द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के बाद सेकंड बॉडी को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और थर्ड बॉडी होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर को सबसे पहले हम समझेंगे, जिसको एक और शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करना मैं चाहूंगा, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट।
फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सरकारें अलग अलग टीयर्स में या लेवल्स में सरकार चलाई जाती है। जैसे हमारे भारत में अगर हम बात करें तो हमारे भारत में एक तो सरकार होती है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, या जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, तो लेजिस्लेचर क्या दो पार्ट में हमने इसको और नीचे डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज फेडरल लेजिस्लेचर, जिसको यूनियन गवर्नमेंट के तौर पे देखा जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे देखा जाता है, और सेकंड वन इज स्टेट लेजिस्लेचर, जैसा कि एक तो केंद्र सरकार होती है जहां पे प्रधानमंत्री होता है, देश का हेड, मुखिया, और ऐसे एक राज्य सरकार होती है जहां पे सीएम, चीफ मिनिस्टर जो होता है वो राज्य का मुखिया होता है। हर इन दोनों के पास अपने अपने कानून बनाने की पावर्स होती हैं। इन दोनों के पास अपनी अपनी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के मुताबिक इनके क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी डिसाइड किया कि किन मुद्दों के ऊपर फेडरल लेजिस्लेचर के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाएगी, और किन मुद्दों पे लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगी। तो सबसे पहले मैं लूंगा फेडरल लेजिस्लेचर, जिसको हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अब पार्लियामेंट के अगेन दो भाग होते हैं। पहला लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, और दूसरा राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस के माध्यम से जानते हैं। हालांकि इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे ये जितने भी वर्ड्स, कीवर्ड्स, टॉपिक्स मैंने आपको आज इस बोर्ड पे लिख के दिए हैं, इन सभी को हमें आगे डिटेल में पढ़ने का मौका मिलने वाला है। फिलहाल हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं या वो किस तरीके से काम करते हैं। आज हम जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। तो फेडरल लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर के तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है सबसे पहले, जिसमें इसके 2 सदन होते हैं। देयर आर 2 हाउसेस इन फेडरल लेजिस्लेचर। द फर्स्ट वन इज लोकसभा, दैट इज नोन एज लोअर हाउस, ठीक है, एंड सेकंड वन इज राज्यसभा, व्हिच इज नोन एज अपर हाउस। लोकसभा जो होता है इसका टेन्योर 5 इयर्स होता है, एंड जो अपर हाउस होता है इसको हम लोग परमानेंट हाउस भी कहते हैं। ठीक है, और इसका वैसे तो टेन्योर 6 इयर्स होता है, लेकिन हर 2 साल में, इन एवरी 2 years, 1/3 जो मेंबर होते हैं दे गेट रिटायर्ड, और उनकी जगह पे नए लोगों का चयन हो जाता है। हालांकि ये तमाम चीजें जो मैं लिख गया, ये हम डिटेल में जब मैं राज्यसभा को पढ़ाने जाऊंगा, फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राज्यसभा, वहां पे इसकी डिटेलिंग देखेंगे। तो फिलहाल मोटे तौर पर आपको ये समझना है कि फेडरल लेजिस्लेचर या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट होता है उसमें 2 हाउस होते हैं। तो फर्स्ट वन इज लोकसभा या लोअर हाउस, जहां पे हमारे डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, एंड सेकंड वन इज राज्यसभा, जहां पे जो प्रतिनिधि होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से चुन के जाते हैं। अच्छा, इन दोनों के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो फेडरल लेजिस्लेचर में जो लोग चुन के जाएंगे, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ये हिस्सा है 10th क्लास में, आपका पूरा चैप्टर का नाम दिया, और यहाँ पे हम इसी को पूरा डिटेल में पढ़ने वाला है। हालांकि 9th में भी ये जो टॉपिक मैं 10th में पढ़ाने वाला हूँ, एज इट इज 9th में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने यहाँ पे फेडरल लेजिस्लेचर समझा। दूसरा, ये तो कोई सरकार अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। अब बात करेंगे हम स्टेट लेजिस्लेचर की। तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी बिल्कुल इसी की तरह का एक सिस्टम होता है, जहां पे एक तो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पे कि डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से चुन के हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, और उन प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? एमएलए, मिनिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे आम भाषा में हिंदी में हम विधायक भी कहते हैं। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो हिंदी में वर्ड यूज किया जाता है दैट इज सांसद। अब जैसे हमारे क्षेत्र के सांसद कौन है? हमारा जो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है कोटा, यहाँ के सांसद कौन है? दिमाग लगाइए जरा। थोड़ा सा एक हिंट दूंगा मैं कि हमारे जो सांसद हैं वो लोकसभा के स्पीकर भी हैं। बेटा, ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमें इनकी आवश्यकता है, हमें इनको अच्छे से सीखना होगा।
ये सिर्फ चैप्टर पढ़ाने के हिसाब से नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ कि हमें वाकई में सीखना होगा, तभी जाके इन दिखने में हो सकता है आज ये आपको भारी भरकम से शब्द नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात, इन चैप्टर्स का एग्जामिनेशन में वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 7 मार्क्स का चैप्टर है ये 10th बोर्ड में। नाउ आगे हम स्टेट लेजिस्लेचर पे। तो स्टेट लेजिस्लेचर पे जिस तरीके से यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा होती है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से लोग चुन के जाते हैं, ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स चुन के जाते हैं वो भी डायरेक्टली चुन के जाते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से, यूनिवर्सल डायरेक्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से आम जनता ही वोट करती है और जिन्हें हम एमएलए कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन और दिया हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये जरूरी नहीं कि हर राज्य में उपलब्ध हो। ये व्यवस्था इंडिया में अभी केवल 7 स्टेट्स में ही लागू है, ठीक है। हालांकि जब हम स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स को भी डिटेल में लेंगे। तो हमने लेजिस्लेचर के तौर पर क्या देखा, फेडरल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर देखा। फेडरल लेजिस्लेचर के हमने दोनों पार्ट देखे जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आ जाता है। सेकंड स्टेट लेजिस्लेचर में हमने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को समझने का प्रयास किया, जहां पे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से लोग चुने जा रहे हैं और इनका टेन्योर भी देखा हमने। 5 इयर्स तो लोकसभा का टेन्योर होता है, राज्यसभा का 6 इयर्स होता है। साथ ही साथ राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, जिनकी जगह पे नई जो यूनिट है या जो नए मेंबर्स हैं वो ऐड होते चले जाते हैं। सेम प्रोसीजर स्टेट लेवल पे भी होता है। एमएलए जो होते हैं ये 5 इयर्स के लिए चुन के आते हैं, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं जिन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, ये भी बिल्कुल राज्यसभा की तरह ही परमानेंट हाउस होता है जो 6 वर्ष के लिए होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होता है, 1/3 मेंबर्स जो है वो हर 2 साल में रिटायर होते चले जाते हैं। तो ये तो बॉडी हो गई हमारी लेजिस्लेचर बॉडी, जिसके जो एक्चुअल हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। केंद्रीय सरकार में प्राइम मिनिस्टर हेड हो गए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हेड होता है वो सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। यहाँ लिख भी देता हूं सीएम चीफ मिनिस्टर, ओके। नाउ ये तो चलिए भाई बात हमारी लेजिस्लेचर की। अब लेजिस्लेचर का मेन काम क्या होता है, तो लेजिस्लेचर का मेन काम होता है टू मेक लॉज या टू अमेंड लॉज, या साथ ही साथ वक्त के साथ कुछ नियम कुछ कानून ऐसे हो जाते हैं जिनको हम स्क्रैप कह सकते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो वक्त के साथ ऐसे जो कानून होते हैं उन्हें पूरी तरह से निरस्त करने का जो कार्य है वो भी लेजिस्लेटिव बॉडी के माध्यम से ही किया जाता है। केंद्र सरकार की कुछ अपनी पावर्स होती हैं जो यूनियन लिस्ट में मेंशन की गई होती हैं, जिनके ऊपर वो लॉज क्रिएट करते हैं या अमेंडमेंट करते हैं। और इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेवल का जो काम होता है स्टेट लिस्ट के माध्यम से जो कराया जाता है वो काम लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से स्टेट लेवल पे करवाया जाता है। तो ये तो एक बॉडी हमने देखी लेजिस्लेचर। नाउ सेकंड बॉडी इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो लॉज यहाँ पे बना दिए गए हैं लेजिस्लेचर के माध्यम से, उन लॉज को, उन कानूनों को, उन नियमों को पालन करवाने का जो काम है, एग्जीक्यूट कराने का जो काम है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के माध्यम से किया जाता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश के, वो इसके सुप्रीम हेड होते हैं सेंट्रल लेवल पे। और स्टेट लेवल पर अगर हम बात करूं तो ये का यही काम जो प्रेसिडेंट किया करते हैं केंद्र सरकार में बैठ के, वो काम गवर्नर के माध्यम से स्टेट लेवल पे किया जाता है। आगे बात करेंगे हम एग्जीक्यूटिव में भी यहाँ पे 2 बॉडी देखी हमने। एक तो होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक तौर पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो बेसिकली हमारे द्वारा चुन के जाते हैं, जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में देखा। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो में उसमें सबसे पहले तो आ जाएंगे आपके प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप ये कह सकते हैं कि तमाम वो सहायक लोग जो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं, उनके अलग अलग कार्यों में उनका हाथ बटाते हैं, उनका हिस्सा होते हैं, ठीक है। जिनके पास अपने खुद के पोर्टफोलियो होते हैं, आम भाषा में कहूं तो उनके अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे जल मंत्रालय किसी को दे दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी के पास है, रेलवे मिनिस्ट्री किसी के पास है, माइनिंग का भी एक अपना सेगमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होती है। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स इनको दे दिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अपना काम करते हैं वो एज ए मॉनिटर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं एंड फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे देश का वो प्रेसिडेंट को फाइनल रिपोर्ट करता है। चलिए ये हो गया। इसके अलावा ये तो हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसा कि चुनाव के माध्यम से चुन के जाते हैं तो हर 5 साल में बदलते रहते हैं। तो कुछ यहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं जो सेक्रेटरीट में बैठा करते हैं, या जिस बॉडी को सेक्रेटरीट बॉडी कहा जाता है। ये कौन होते हैं? बेसिकली ये होते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स, जो आईएएस अधिकारी होते हैं या स्टेट लेवल पे आरएएस अधिकारी होते हैं, जिनका चयन यूपीएससी या स्टेट पब्लिक कमीशन बोर्ड के माध्यम से होता है। तो ये इनके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये बकायदा सरकारी पोस्ट होती है। यहाँ पे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर आप काबिल हैं तो आपका चयन हो जाता है और आप यहाँ पे परमानेंट जॉब के तौर पे अपनी जो भी पावर्स है उसका इस्तेमाल करते हुए हमारे शासन व्यवस्था को, हमारी गवर्नमेंट को चलाने का अधिकार आपको मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी। बेसिकली एग्जीक्यूटिव में कौन लोग आ गए? वो परमानेंट बॉडी जो कहीं ना कहीं, इसको आम भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, चाहे फिर वो टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर हो, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो, चाहे वो रेलवे का कर्मचारी हो, चाहे वो राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी हो, दे ऑल आर एग्जीक्यूटिव्स। और फिर वो अपर लेवल पे आप चले जाओ तो चाहे वो आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, ये जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं सब इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी का ही हिस्सा होते हैं। तो हमने दो चीजें देखी, लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव। अब आइए तीसरी बॉडी के ऊपर, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसको नॉर्मली जुडिशरी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो जुडिशरी सिस्टम होता है हमारा वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इसके ऊपर न लेजिस्लेचर का दबाव होता है, न एग्जीक्यूटिव का, ताकि जो न्यायपालिका है, जो न्याय व्यवस्था है, ये पूरी स्वतंत्रता के साथ, स्वतंत्रता के साथ सही न्याय कर सके, किसी के दबाव में न्याय ना हो। और इसको भी आप अलग अलग लेवल पे देखेंगे तो जैसे अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूं तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, हाईएस्ट जो कोर्ट होता है हमारा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये हमारा नेशनल लेवल का कोर्ट होता है। स्टेट लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम, आपके पास हाई कोर्ट है जो राज्य सरकार की हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मसले होते हैं उनको संभालने के लिए, समझाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। और इसके बाद नीचे ब्लॉक लेवल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे जो लोअर बॉडी होती है इसकी, दैट इज सेशन कोर्ट। जैसे रावलपिंडी में सेशन कोर्ट चला करता है, कोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हमारा जयपुर और जौनपुर में इसकी बेंच बैठती है, एंड सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठती है। ये जो तमाम जो कुछ मैंने बॉडीज आपको बताई है, इनकी इमेजेस भी आपको मेरी इस वीडियो के बाद स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज तो हमें समझ में आई कि तीन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हाउएवर इस चैप्टर में दोनों ही क्लासेस के बच्चों से कह रहा हूं कि इन तमाम जो टॉपिक्स या जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज किए, इन सबको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। परंतु जो एक चीज और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, अभी तीन बॉडीज की आवश्यकता क्यों है? ये एक सवाल आपके मन में आया होगा कि एक ही बॉडी क्यों ना बना दी गई, तीन अलग अलग बॉडीज की आवश्यकता क्यों है? तो बेटा ये तीन अलग अलग बॉडीज की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा सके, यानी कि पावर को अलग अलग लोगों के हाथ में दिया जा सके, पावर कंसंट्रेट ना हो जाए। क्योंकि किसी एक बॉडी के हाथ में, किसी एक ऑर्गन के हाथ में अगर सारी पावर आ गई तो वो उसका मिसयूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी के होने का मतलब है ये कुछ ऐसा सिस्टम है जिसको हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं। लिख देता हूं यहाँ पे, चेक एंड बैलेंस। इसमें क्या होता है? सपोज कीजिए लेजिस्लेचर में जो लोग हमारे द्वारा चुन के गए हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनके काम में किसी तरह की कोई तकलीफ देखने को मिल रही है या काम सही से नहीं हो पा रहा है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बैठा हुआ है, वो इनको चेक करेगा और इनको सही तरीके से सही काम करने के लिए मजबूर करेगा, पाबंद करेगा। यही सेम स्थिति एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ होती है। अगर यहाँ किसी तरह का कोई करप्शन देखने को मिलता है या कोई पर्टिकुलर पर्सन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी और लेजिस्लेटिव बॉडी ये दोनों उसको चेक कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो हमारा जो शासन व्यवस्था है या प्रशासन व्यवस्था है ये पूरी तरह से बैलेंस रहती है। किसी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है कि वो अपने आप को सुप्रीम समझे और दूसरों को दबा सके या गलत काम कर सके। तो इस तरीके से जो तीन पार्ट में हमारे यहाँ पे थ्री इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जहां पे जो पावर को अलग अलग जगह पे शेयर किया गया है। कहीं पे लॉ बनाए जाते हैं, कहीं पे लॉ मतलब जैसे लेजिस्लेचर में लॉ बना दिए गए तो उनको एग्जीक्यूट कराने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास है। और साथ ही साथ अगर इन दोनों में से कोई गड़बड़ करता है, कोई सही तरीके से काम नहीं करता तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी उन्हें पनिश कर सकती है, उन्हें पाबंद कर सकती है कि भाई सही तरीके से काम करो, अदरवाइज आपको अपनी पोजीशन से, सीट से हटा भी दिया जा सकता है और साथ ही साथ आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो इंट्रोडक्शन था ये दोनों ही क्लासेस के बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आप एक इंटरेस्ट आपका क्रिएट हुआ होगा कि किस तरीके से हमारा जो देश है वो चलता है, शासन व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। अगला जो टॉपिक होगा मेरा नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें हम शुरुआत करेंगे एक तरफ से। तो सबसे पहली जो शुरुआत होगी मेरी वो मैं शुरू करना चाहूंगा पार्लियामेंट से, अर्थात लेजिस्लेचर का पहला भाग जो पार्लियामेंट है। हम यहां से शुरू करेंगे कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, आखिरकार पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की आवश्यकता क्यों है, इनके पास क्या पावर होती है, इनके पास क्या फंक्शंस होते हैं इनके, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। मैं चाहूंगा कि आज इस बोर्ड पे जो कुछ भी मैंने लिखा है, जिस भी तरह का डायग्राम मैंने मेंशन किया है, ये दोनों ही क्लास के बच्चों का चैप्टर शुरू होने के पहले फर्स्ट काम आपका यही है कि आप इस डायग्राम को एज इट इज अपनी नोटबुक में उतारिए। मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ रहा हूं। नाउ इट्स ऑल योर्स, प्लीज।